नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रक्रिया के तहत होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये सारी बातें कही गई है। और इसके साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि शुरुआती दौर में किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चयन हुआ करता था और बाद के समय में किस तरीके से चयन की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। तो ये सारी बात हम लोग आज करेंगे। और साथ के साथ अभी जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें नामांकन का प्रक्रिया क्या है और नामांकन को किन-किन लोगों ने भरा है। वर्तमान स्थिति में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उसमें कौन-कौन उम्मीदवार हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शुरू से। तो आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद 25 अक्टूबर 1951 को पहला जनरल इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू हुआ और वह 21 फरवरी 1952 को समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो जनरल इलेक्शन है 1951 से 52 पे जाके 21 फरवरी 1952 को समाप्त हो गया। उसके बाद देश के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ करता था उसमें क्या होता था कि समान विचारधारा को नहीं बल्कि योग्यता पे ध्यान दिया जाता था, योग्यता को तरजीह दिया जाता था। अगर मैं अभी के स्थिति से देखूं तो पहले के जो उपराष्ट्रपति हुए, जैसे सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद फिर बीबी गिरी, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि पहले जो राष्ट्रपति का चुनने का जो प्रक्रिया हुआ करता था वो होता था सर्वसम्मति से, और अब जो होता है वो अगर आप देखोगे तो एक खास विचारधारा से लेकर के चुना जाता है। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ और पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो उस वक्त आप ये भी कह सकते हो कि जो कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी में थी। तो आपका कहना ये हो सकता है कि जब वो मेजॉरिटी में थी तो वो किसी को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करके उसको चुन लिया करते थे, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन आप जैसे गणतंत्र के शुरुआती दौर से थोड़ा आगे चलोगे तो आप श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ करता था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, जो खास एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी पे ध्यान दिया जाता था। योग्यता तो था ही लेकिन साथ के साथ एक विचारधारा को भी रखा जाता था। हालांकि इंदिरा गांधी के आने के बाद कांग्रेस दो भाग में बट गई। एक तो आपका मोरारजी देसाई, जो उसका बाद में सरकार भी बना, जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 1980 के समय में फिर बीजेपी आई। तो शुरुआती दौर में जो उपराष्ट्रपति थे वो तो कांग्रेस सर्वसम्मति से बना दिया करती थी, लेकिन बाद के समय में जो पार्टियां आई वो अपने अपने उम्मीदवार खुद लेके आती थी। आप इसका असर अभी भी देखते हो और अभी भी ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपना उम्मीदवार खुद लेकर के आती है, सर्वसम्मति से बहुत कम ही बनाया जाता है। उनको भी पता है कि अगर हम अपने उम्मीदवार को लेके आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं जो सदन है, जैसे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, या आपको पता होगा कि ये राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उनको हाउस को चलाने में मदद मिलेगा, कोई बिल को पास कराने में मदद मिलेगा। और इसका एक आप देखो तो जो एक और भी फायदा होता है कि कोई भी पार्टी जो है बाद के दिनों में एक खास विशेष वर्ग से भी चुन के लाती है, कोई खास, जैसे आप कह सकते हो कि खास कास्ट की बात करती हो या किसी क्षेत्र से लेकर के आती है, ताकि उनको कहीं ना कहीं चुनाव में जाके इन सब बातों को भुनाने का मौका मिले। तो वो एक जात का भी ध्यान रखती है, वो कहीं किसी क्षेत्र से आ रहे हैं, उसका माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है, ये सारी बात को ध्यान में रखा जाता है और सभी पार्टियां अपने तरीके से लेके आती है। तो खैर अब आगे चलते हैं। तो आपको कैसे पता चल गया कि आप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे उनमें योग्यता देखा जाता था, समान विचारधारा कम था। लेकिन इंदिरा गांधी
से अगर हम इंदिरा गांधी के समय की बात करें तो वहां से एक तरीके से ये देखा जाने लगा कि एक खास विचारधारा के भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से काम करने का जो तौर तरीका है वो उपराष्ट्रपति का एक जिम्मेदारी सा बन गया। हालांकि ये जो पद है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का, ये किसी सरकार या किसी पक्ष और विपक्ष से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि इसका जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी से या किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ ही होता है। अभी हाल के दिनों में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो जगदीप धनखड़ हैं वो भाई उनको बीजेपी लेके आई थी और कांग्रेस उनको महाभियोग लगा करके बाहर करना चाहती थी, लेकिन वो महाभियोग लगाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर सर्वसम्मति से बनाया जाए तो महाभियोग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी अब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी राजनीति का एक हिस्सा ही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे अभी जो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा है तो बीजेपी या यूं कह ले एनडीए जो लेके आई है सीपी राधाकृष्णन को लेके आई है, और जो दूसरी जो एनडीए गठबंधन है या फिर उसकी जो प्रमुख दल है वो कांग्रेस है, वो लेके आई है बी सुदर्शन रेड्डी को। अब दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अभी हाल में ही रह चुके हैं और साथ के साथ वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस है वो लेके आई है बी सुदर्शन रेड्डी को। अब दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अभी हाल में ही रह चुके हैं और साथ के साथ वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनका एक खास आइडियोलॉजी है और एक विचारधारा है, वो संघ से जुड़े हुए हैं। और बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो अगर देखा जाए तो वो कोर्ट के वो जज रह चुके हैं और वो नेहरूवियन है। कहने का मतलब वो नेहरूवादी के विचारधारा को फॉलो करते हैं या उनके विचारधारा के अनुसार उनका सोच है। और जो सीपी राधाकृष्णन है वो संघवादी हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, एक उदारवादी हैं। और ये कांग्रेस अच्छा दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। दक्षिण भारत में जो सीपी राधाकृष्णन है वो तमिलनाडु से आते हैं और जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो आते हैं आपके तेलंगाना से। तो मतलब एक तमिल है एक तेलुगु है, दोनों दक्षिण भारत से ही है। अच्छा, पार्टियां अपना अपना रोटी सेकना चाहती है कि कहीं अगर वो अपने चुनाव को भी दिमाग में रख के लेके आती है बातों को, सर्वसम्मति से नहीं। सभी पार्टी चाहती है कि हमारा कोई अपना बने ताकि हमें वहां जाकर के राज्यसभा में भी उनको मदद मिले। तो खैर, अब ये तो बात हो गई कुछ राजनीति की और शुरुआत में कैसे प्रक्रिया चलता था। अब हम बात करते हैं कि ये निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो कैसे चुने कैसे जाते हैं। तो इसमें एक बात मैं कहूँगा, जो चुनावी प्रक्रिया होता है दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जो जनता होती है वो डायरेक्ट वोट करती है, मतलब आप अपना नेता डायरेक्ट ईवीएम में जाके आप बटन प्रेस करते हो और अपना नेता चुनते हो, और वो नेता जिसको आप चुनते हो उनमें जो सबसे ज्यादा सीट लेकर के आता है, अगर मैं राज्य की बात करूं तो वो अपना मुखिया चुनते हैं और वो सीएम बनते हैं। और अगर केंद्र की बात करें तो जितने आप अपने नेता को चुनते हो उसमें जो सबसे ज्यादा मत लेके आती है जो पार्टी, वो अपने नेता का चयन करके प्राइम मिनिस्टर बनाती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये इनडायरेक्ट होता है। कहने का मतलब हम लोग डायरेक्ट, जो जनता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। आप जिनको चुनते हो वो चुनते हैं, वो वोट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें जितने भी राज्य हैं या यूटी हैं और पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य हैं सब वोट करते हैं। जो नॉमिनेटेड है वो वोट नहीं करते हैं, बाकी जो इलेक्टेड है वो वोट करते हैं। उसके आधार पे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का थोड़ा अलग है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, ये भी इनडायरेक्ट ही होता है, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा संसद है उसके जो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उसके जो सदस्य हैं वो चयन करते हैं, वो वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, अब ये बात संविधान में कहाँ से, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, तो ये बात संविधान में कहाँ वर्णित है? तो संविधान में ये आप संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 66 मतलब आर्टिकल 66 1 to 4 में ये सारी बातें कही गई है। मैं एक एक करके 1 to 4 तक बता देता हूँ कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उनका चुनावी प्रक्रिया क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा संविधान है उसमें जो आर्टिकल 66 है कि क्लॉज फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एक बनाया जाता है, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज को हम लोग कहते हैं हिंदी में निर्वाचक मंडल। मतलब जितने भी दोनों सदन है, मतलब राज्यसभा लोकसभा, उनके जो सदस्य हैं उनको मिला के बनाया जाता है निर्वाचक मंडल।
और वो वोट करते हैं। वोट कैसे होता है? तो वोट जो होता है वो बैलेट पेपर पे होता है। जैसे जो आम चुनाव, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें तो ईवीएम पे होता है, लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर को सीक्रेट बैलेट भी बोला जाता है क्योंकि वो मतदान गुप्त होता है। चुनावी प्रक्रिया क्या होता है? तो चुनावी प्रक्रिया क्या होता है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ एक चीजें। यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अब एकल संक्रमणीय मत क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। इसको अगर देखें तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें एक प्रेफरेंस बेसिस पे कोई भी अगर वोट करेगा बैलेट पे, मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार है तो ए बी सी है, तो आप अपना प्रेफरेंस सबसे पहला किसको दोगे? सी वाले को अगर 1 दोगे तो वो 1 हो जाएगा, बी वाले को 2 दोगे तो 2 हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है एक प्रेफरेंस बेसिस पे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये चुनाव का तरीका कैसे होता है। फिलहाल मैं अभी एक एक करके क्लॉज बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होता है। तो आपको पहला वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि संसद के दोनों सदन के सदस्य मिल करके एक निर्वाचक मंडल होते हैं, वो मत देते हैं। और मत देने का में तरीका क्या होता है? इसमें चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो पहला क्लॉज तो ये कहता है। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? दूसरा क्लॉज ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वो किसी के भी सदस्य नहीं होंगे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य में हो। किस उपराष्ट्रपति अगर वो बन जाते हैं तो वो किसी के भी मेंबर नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी विधानमंडल के सदस्य अगर वो है अभी प्रेजेंट में, मान लो कि अभी वो कोई मंत्री हो सकते हैं, अभी वो कोई राज्यपाल हो सकते हैं, तो क्या होगा जब वो उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे या वो, तो उनका जो पद होगा वो रिक्त हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्लॉज कहता है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है? क्वालिफिकेशन, इनका योग्यता क्या होना चाहिए। तो आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में जो दिया हुआ है उसमें उनका क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला योग्यता यह है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। और दूसरा जो है वो ये है कि उनका जो उम्र है वो 35 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। जैसे अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो वो लोकसभा के सदस्य होने के योग्य होने चाहिए, उसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होने के योग्य होने चाहिए। और एक बात और बता दूं, क्योंकि ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कह लेते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं राज्यसभा को। और उसके बाद जो चौथा क्लॉज है वो क्या कहता है? चौथा क्लॉज कहता है कि वो व्यक्ति जो चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सरकार या फिर कोई अथॉरिटी है, उसके अधीन किसी भी प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का ये हो गया कि वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या कोई अथॉरिटी, उसके अंडर नहीं। उनका किसी के अंडर कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, ना उनका कोई ऐसा पद होना चाहिए जिसमें कि उनको खुद से जैसे कोई नौकरी कर रहे हो या कुछ और, या किसी अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो अगर वो चाहे राज्यपाल हो सकते हैं वो, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री हो सकते हैं। ये अपवाद है, ये हो सकते हैं। ये इसमें कुछ नहीं बोला गया है। वो अगर वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो वो चाहे मंत्री हो सकते हैं या राज्यपाल भी हो सकते हैं। इसमें ये सेव किया गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अब एक बात और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है उपराष्ट्रपति को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया है, तो ये कंडक्ट कौन करवाएगी? तो मैंने वीडियो बनाया था SIR पे, उसमें बताया था कि जितना भी चुनाव होता है वो सब करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है, क्योंकि उसको राइट्स मिला हुआ है। और वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324 में। तो आई थिंक आपको वो सारी बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चुनाव उपराष्ट्रपति का होता है और उसका प्रक्रिया क्या है। और कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकली होता है वो भी मैंने शुरुआत में बताया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।